अहमद साहब, बहुत अब तो पूरी दुनिया से ये जो है आवाज़ें आ रही हैं। अब इस्लामती काउंसिल कमेटी की सरबराह ने कह दिया है कि तालिबान की सरपरस्ती में टीटीपी खित्ते के लिए जो है वो संगीन खतरा है। ये वही तमाम बातें हैं जो कि पाकिस्तान जो है वो चीख चीख के आलमी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। आपके ख्याल में इसके बाद अब दुनिया को क्या इदराक है कि इस पूरे खित्ते का अमन जो है इस वक्त स्टेक पर है, और आलमी दुनिया जो है इस सिलसिले में पाकिस्तान की क्या मदद कर सकती है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी एमिनेट कर रही है, वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, वो चाइना के लिए भी खतरा है। चाइना इसको एक्नॉलेज भी कर चुका है। वो ईरान के लिए भी खतरा है, ईरान भी इसको एक्नॉलेज कर चुका है। वो तुर्कमानिस्तान के लिए भी खतरा है, वो ताजिकिस्तान के लिए भी खतरा है। वो जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सबके लिए खतरा है। और ये 2001, जी। 2002 और उसके बाद इस दिहाई के अंदर जो दहशतगर्दी पे पूरी दुनिया ने कंसेंसस रीच किया था, दहशतगर्दी को डिफाइन किया था, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बाकायदा तौर पे सामने आए थे। पूरी दुनिया में मैसिव कैंपेन स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज ने लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया का ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है और पूरी दुनिया इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करे। तो वो जो सारा नैरेटिव था वो अभी वापस आके इधर अफगानिस्तान तक महदूद हो चुका है, इन अ सेंस के वो तमाम नैरेटिव पूरी दुनिया में भी दहशतगर्दी मौजूद है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तो इसके अफगानिस्तान के ऊपर तो दोहा अग्रीमेंट में अफगान तालिबान ने अग्री किया था कि हम अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और पूरी दुनिया के खिलाफ में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग थी, उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। और फिर अब पाकिस्तान को ये जो बिल्कुल। अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्दी फेस करना पड़ रही है, अब भी पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक कंसेंसस को अचीव करें और अफगानिस्तान के अंदर से आने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो आ रही है उसका मुकाबला पूरी अच्छा, ये दुनिया बात तो की आपकी दुरुस्त है कलेक्टिव अहमद साहब, कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं इसमें। उसके 90,000 दो शोहदा की फैक्टर्स कुर्बानी है इसमें। बहुत अगर मुआशी तौर पर देखा जाए बहुत तो तकरीबन 150 अरब डॉलर का जो है हमें दहशतगर्दी से जो मुआशी नुकसान है वो भी पहुंचा है। अब हम पाकिस्तान बार बार यही कह रहा है, सालिस ममालिक भी आपको पता है कि तुर्की हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि मामला सेटल हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। उधर हम ये भी देख रहे हैं कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी जो है ना, उनका बड़ा लंबा चौड़ा बयान भी सामने आया है। कुछ इल्जामात उन्होंने पाकिस्तान पर भी लगाए हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बात की है कि अफगानिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार है। फिर उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट भी कर दिया कि जनाब, अगर मेरे लायक कोई हुक्म हो, कोई रोल ऐसा मुझे अगर दिया जाए तो मैं उस रोल को अदा कर सकता हूं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में उनका कोई रोल अफगानिस्तान में हो सकता है? बातें, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे पुराने लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रोल लेना चाह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है और उसका स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा इस वक्त इंटेंस हो चुका है और ये हार्ड पावर की गेम बन चुकी है। सो अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, और जो बात इन्होंने की कि अफगानिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुका है, उसकी एक वजह है। अफगानिस्तान क्यों आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया से? उसकी वजह यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, उसको भी अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक कर लें तो वो 20 से 25 लोग जो इस वक्त काबुल को रूल कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से उनके साथ नाम लगता है इंटरम अफगान गवर्नमेंट का। ये वो थे जिन्होंने कहा कि क्योंकि देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान के अंदर, हमें एक इंटरम अफगान गवर्नमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम पीस लेके आएंगे और पॉलिटिकल सिस्टम एक इवॉल्व होगा अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करेगा। अभी क्योंकि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ये नुमाइंदगी नहीं करती अफगानिस्तान के लोगों की, इस वजह से ये हुकूमत अपने आप को इक्तदार में रखने के लिए दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमों का सहारा ले रही है। ये वजह है कि पूरी दुनिया इनको एक्नॉलेज, क्योंकि ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, एक इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, पूरी दुनिया इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो सोल्यूशन इसका इस अमर में है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी भी आ रही है या बाकी भी जो इनकी जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है, उसका हल ये है कि एक अफगान सेंट्रिक यानी अफगानिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करने वाली लेजिटिमेट हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर है। सो पूरी दुनिया के अंदर जी। अब ये बातें हो रही हैं कि अफगानिस्तान में एक एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट लेके आई जाए। तो ये जो अशरफ गनी की आप बात कर रहे हैं,
उनका भी इशारा जो है वो इसी तरफ है कि या तो मुझे पाकिस्तान अफगानिस्तान मीडिएशन के अंदर कोई हिस्सा दे दिया जाए, या अफगानिस्तान के अंदर अगर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो, क्योंकि जब ये अफगान तालिबान 2021 में इक्तदार में आ रहे थे तब भी ये बातें हो रही थी कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है तो उसमें अशरफ गनी को कोई ओहदा दिया जाएगा। तो आई थिंक ये उसी वो बैक टू 2021 उसकी तरफ ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और 2021 में जब ये आ रहे थे तालिबान, उस वक्त उससे कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो अशरफ गनी है ना, वो यूएई चले गए थे। अब वहीं पर वो मुकीम है, वहीं पे मुलाकातें करते हैं और कुछ अरसे के बाद जो है ना अपना बयान भी जारी करते हैं। लेकिन अहमद साहब, अगर हम दूसरे हमसाये की बात कर लें, भारत, अब वहाँ से बड़ी धमकियाँ, अब पता नहीं उनको होश आया क्या हुआ है कि धमकियां अब देने उन्होंने शुरू कर दी हैं। आपको पता है ना कि अब ठंड भी आ रही है, आपको ये भी पता है कि जब जो ऐसे कुछ जख्म होते हैं, वो जब सर्दियां आती हैं तो उसमें दर्द उठता है, तो अब दर्द उनको वहां पर उठ रहा है। और अब उनको याद आ रहा है कि वो जंग हुई थी, और अब तो कांग्रेस की रिपोर्ट भी हमारे पास सामने आ चुकी है रिटन फॉर्म में, कि हकीकत के तौर पर सामने आई कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ जो है वो बाज नहीं आ रहे। वो ये कहते हैं कि जी 88 घंटों की जो जंग थी ना, वो तो बड़ी छोटी सी जंग थी, अब हम पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेंगे। अब इसमें आपको कितनी संजीदगी नजर आती है, और क्या बार बार हम यही बात कर रहे हैं, अब भी खतरा मौजूद है? जी देखें, भारत से तो हमें खतरा मौजूद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जिंगोइज्म या वॉर रेटरिक की अगर आप बात करें तो आपको दो चीजों को कोलैबोरेट करना पड़ता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो पॉलिटिशियंस देते रहते हैं, लेकिन आई थिंक भारतीय आर्मी इज द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड परहैप्स जो इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह के रेटरिक जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो आर्मी चीफ ने कहा कि हाँ ये तो एक ट्रेलर था और हम पूरी फिल्म दिखाएंगे, तो सवाल तो उनसे बनता है कि पूरी फिल्म का क्या मतलब है कि आपने पहले 7 जहाज गिराए, आप कितने, आप 50 जहाज गिरवा लेंगे। सो ये दो इस वक्त जो अपने पॉलिटिकल ऑडियंस को अपीज करने के लिए जो इंडियन मिलिट्री, जो कि एक प्रोफेशनल मिलिट्री होनी चाहिए थी, वो एक हिंदुत्वाइज्ड सेफ्रोनाइज्ड मिलिट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब कोई फौज एक फैशिस्ट नजरिए को सपोर्ट करने में या एक फैशिस्ट गवर्नमेंट के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने प्रोफेशनलिज्म को छोड़ दे, जिस तरह भारतीय फौज ने छोड़ दिया है, तो वो एक तो डेंजरस भी होती है, ना सिर्फ खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और उसके साथ साथ वो उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉजिक की बात करें, अगर आप अकल की बात करें, अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करें, तो जिस तरीके का सलूक भारत के साथ हुआ इनके जो सिंदूर था उसके बाद, तो इनको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई और मिस एडवेंचर करेंगे। दिस एब्सोल्युटली, इनको इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि ये हिंदुत्वाइज्ड हैं, क्योंकि ये सेफ्रोनाइज्ड हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखानी है नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात के साथ, बिकॉज दे हैव टू शो देयर लॉयल्टी टू मोहन भगवत, जो कि कहता है मैं अखंड भारत बनाऊंगा जिसके बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया तक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखानी है अमित शाह के साथ, जिसको कनेडियंस ने कहा था कि ये दहशतगर्द है, क्योंकि इन्होंने अपनी लॉयल्टीज दिखानी है बुलडोजर जस्टिस वाले योगी आदित्यनाथ के साथ, तो आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज हाईली लाइकली कि किसी भी, अगर ये तमाम बातों में जैसे कि हकीकत भी है, तो भारत की फौज का फिर यही असर होना था जो कि इस वक्त हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर, हम कुछ बात कर लेते हैं गजा अमन मंसूबे के हवाले से। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए जो डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन मंसूबा है, अब वो कितनी आपको हकीकत नजर आती है कि वाकई वो अमन लेकर आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं हमास ने भी इस मंसूबे को यकसर जो है वो इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। रूस और चीन ने भी इसमें कोई खास जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है? जी देखें, इसमें जितने भी आपका गाजा का जो इशू है या फलस्तीन का जो मसला है, वो 80 साल पुराना मसला है, और उसको भी अगर आप पीछे ले जाएं तकरीबन 100 साल पहले उस मसले की बुनियाद, उसको ये ऑक्यूपेशन को क्रिएट करने की बुनियाद पड़ चुकी थी 1895 में थियोडोर हर्जल ने डाली। अब ये मसला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोगों का प्रॉब्लम जनरली ये है कि हम चीजों को या ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं या ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। जब गाजा के मसले का, जब ये जो पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप का था और इसकी तमाम बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया की, गाजा के लोगों की, वेस्ट बैंक के लोगों की
पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का कंसेंसस इस बात पे था कि हमने किसी ना किसी तरीके से एक सीज फायर अचीव करना है, क्योंकि वो पहले जेनोसाइड था, इंसानी जानों को बेदर्दी के साथ मासूम औरतों बच्चों को ज़िबा किया जा रहा था, गाजा में कारपेट बॉम्बिंग की गई, और उसके बाद 3 से 4 न्यूक्लियर बॉम्ब जितना बारूद गाजा के जैसे छोटे से इलाके पे इस्तेमाल किया गया, और अब फिर उसके टुवर्ड्स द एंड फूड जी। जेनोसाइड शुरू हो गया। सो बात यह हुई थी कि मुस्लिम्स जो हैं वो कोई ऐसा एग्रीमेंट अरेंजमेंट लेके आएंगे जिससे गाजा के अंदर सीज फायर अचीव हो सके, और उसके बाद जो एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, बिल्कुल। यानी खुराक है, पानी है, वो अंदर जा सके। अब उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दौरान एक अपना ये 20 पॉइंट्स पीस प्लान दिया। अब इस पीस प्लान में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अनएक्सेप्टेबल थी। जिस तरह आमतौर पे मैं हमेशा इस बारे में, इस मुआहदे के बारे में एक बात करता हूं कि सारी चीजें मुसलमानों के फायदे में नहीं होंगी, क्योंकि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तो नहीं दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, अमेरिका ने दिया, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, फिर इसराइल के अपने इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल उसी बिल्कुल। तरह